welcome to St. Wilfred's Law College online classes. Today we will discuss about the section 10, which means stay of suit. Section 10, as we know, is doctrine of res sub judice. Res sub judice is a Latin word. Means res means a matter or thing, and sub judice means under process or pending. The all means of this word res sub judice means a matter which is pending. Before going to discuss about section 10, there are three Latin maxims we have to know about that, which is essential for section 10 and section 11. Section 11 defines res judicata, which we will discuss later on in our next lecture. Now here the Latin maxims. There are three Latin maxims. The one is nemo debet bis vexeri pro una it idem causa. Nemo debet, I repeat, nemo debet bis vexeri pro una it idem causa. It means no person shall be vexed or tried twice for the same cause of actions. इस लैटिन मैक्सिम का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति एक ही वाद कारण के लिए, एक ही कॉज ऑफ एक्शंस के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा या दो बार उसका विचारण नहीं किया जाएगा. नो पर्सन शैल बी वैक्स और ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन. नाउ द सेकंड मैक्सिम इज इंटरेस्ट रिपब्लिका अट सिट फिनिस लिटियम. आई रिपीट, interest republica at sit finis litium. It means it shall be in the interest of state to wind up the litigations. It shall be in the interest of the state to wind up the litigation or to come to an end the litigations. Means कि ये राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, यानी कि नंबर ऑफ केसेस ना आए और जो भी केसेस पेंडिंग हैं उनको वन बाय वन सॉर्ट आउट किया जाए. नाउ द थर्ड मैक्सिम हियर इट इज रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्सिपिटर. आई रिपीट, रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑक्सिपिटर. इट मीन्स अ मैटर विच हैज़ बीन adjudicated is accepted as true. A matter which has been adjudicated is accepted as true. जो भी न्याय निर्णित किया गया है वह सही माना जाए, उसको एक्सेप्ट किया जाए कि वह सही है, जो डिसाइडेड हो चुका है. ये थ्री मैक्सिम्स रेस सब जुडिस और रेस जुडिकेटा दोनों पे एप्लीकेबल होती है. इन थ्री मैक्सिम्स का जो मेन मोटो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही कि जो रेस सब जुडिस डॉक्ट्राइन है वो इन मैक्सिम्स को फॉलो करता है. बिकॉज किसी भी पर्सन को एक ही बार के लिए हम कहते हैं कि सेक्शन 10 डिफाइन द स्टे ऑफ सूट. स्टे ऑफ सूट मतलब वाद का रोका जाना, लेकिन इसका लैटिन मैक्सिम दिया गया है रेस सब जुडिस विच इज़ द केस इज़ पेंडिंग. मीन्स अगर कोई भी केस जो भी एक हम इसको डिस्कस करेंगे सेक्शन 10 के डेफिनेशन पार्ट में, तो यहाँ पर सेक्शन 10 बस इतना समझ लीजिए कि ये जो मैगज़ीन दी हुई हैं वो सेक्शन 10 और सेक्शन 11 दोनों पर एप्लीकेबल होती हैं बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड एज वेल एज ऑफ द पार्टीज़. नाउ द नेसेसिटी ऑफ दिस सेक्शन. इस सेक्शंस को बनाने की आवश्यकता या इस सेक्शन को कोड में मेंशन करने की नेसेसिटी क्यों हुई? बिकॉज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ केसेस and protect the state and the parties from unnecessary expenditure, and
इनकन्वीनियंटली जस्टिस, जो भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसको बचाने के लिए या स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई भी नंबर ऑफ सूट्स है उनको कम करने के लिए। एंड द लास्ट इज स्टेज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट, यानी कि जो भी सूट्स हैं उनके नंबर ऑफ केसेस को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए ये सेक्शन अप्लाई करना पड़ा। नाउ व्हाट द सेक्शन 10 सेज, सेक्शन 10 क्या कहता है? अ मैटर और केस is being considered by a court or judge when two or more cases are filed between the same parties on the same subject matter in two or more different courts. The competent court has power to stay proceedings of another court. Means section 10 ये कहता है कि अगर कोई भी ऐसा केस या मैटर है जो कोर्ट या जज के द्वारा कंसिडर किया जा रहा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, तो जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा केस, जहाँ पर जो दो केस हैं वो सेम पार्टीज़ होते हुए और सेम सब्जेक्ट मैटर पर होते हुए वो डिफरेंट कोर्ट्स में फ़ाइल किए जा रहे हैं, यानी कि जब एक या एक से ज़्यादा केस सेम पार्टीज़ होते हुए, सेम सब्जेक्ट मैटर होते हुए डिफरेंट कोर्ट्स में फ़ाइल किया जाता है, तो जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उस दूसरी कोर्ट का जो सू है वो स्टे प्रोसीडिंग, उस प्रोसीडिंग्स को रोक देगी। तो यहाँ पर सेक्शन 10 डिफाइंस द स्टे ऑफ सूट विच मीन स्टे ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इट डज नॉट मीन दैट इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इज बार्ड, विच इज़ क्लियरली mentioned, which is clearly we have to understand that stay of suit is doesn't mean that it is a suit, institution of the suit is barred, but it is the stay of the proceeding of the suit. Now for this definition we have concluded of the essential of this section 10. Essential of section 10, the first is parties present of suit, two suits, यानी कि दो वाद होने चाहिए। जहाँ पर कोई भी पेंडिंग है सूट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10, अगर पेंडिंग है तो उसके लिए बट नेचुरल है कि दो वाद होने चाहिए। द फर्स्ट इज़ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, जो कि पहले संस्थित किया गया हो, और द सेकेंड वन इज़ सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड, जो कि बाद में संस्थित किया गया हो। हमें पता है कि वाद किस तरह से इंस्टीट्यूट किया जाएगा, वो हमने फॉर्मर सेक्शन में भी डिफाइन किया है, जो सेक्शन 26 है, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट एंड ऑर्डर 4। किस तरह से किया जाएगा? बाय प्लेंट विच इज गिवन अंडर ऑर्डर 7। कोई भी वाद पत्र दाखिल करके दिया जाएगा जो कि ऑर्डर 4 में दिया गया है। ऑर्डर इज डिफाइन द प्रोसीजर एंड सेक्शन 26 डिफाइन द सेक्शन विच इज डिफाइन द प्रिंसिपल्स। एंड ऑर्डर जो ऑर्डर 7 है वो उसमें प्लेंट का फॉर्म दिया गया है, किस तरह से प्लेंट इंस्टीट्यूट किया जाएगा उसके एसेंशियल्स दिए हुए हैं। नाउ द प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट एंड द सेकेंड वन इज सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट। The second point is the matter in issue. The first is present of two suit. The second is matter in issue. What is the matter in issue? The matter in issue is subsequently suit is must be directly or substantially in issues in previous suit. Means जो भी subsequent suit में जो कि वाद बाद में इंस्टीट्यूट किया गया है, उस सूट में वही सब्जेक्ट मैटर जो मैटर इन इशू है या तो डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से या सब्सटेंशियली सार्थ है, यानी कि जो भी जिस्ट निकल रहा है उसको उसके परफॉर्मेंस से देखने से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वही मैटर है जो कि प्रीवियसली सूट में दिया गया है, मैटर इन इशू है जो कि प्रीवियसली सूट में दिया गया है। तो विच इज़ डिनोट एज मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू इन द प्रीवियस सूट, यानी सब्सिक्वेंट सूट में वही मैटर इन इशू होना चाहिए जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या सब्सटेंशियली प्रीवियस सूट में दिया गया है। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ एसेंशियल एलिमेंट दैट इज
suit must be between the same parties or their legal representative. जो सूट है वो सेम पार्टीज़, पक्षकार उसमें सेम होने चाहिए, समान होने चाहिए। और हम पक्षकारों का मतलब ये नहीं लगाते हैं कि वेयर टू पार्टीज आर हेयर, ए एंड बी। जब ए ने केस फाइल किया तो ए इज़ प्लेंटिफ एंड बी इज़ डिफेंडेंट। तो यहाँ पर बी अगर केस फाइल कर रहा है तो बी इज़ प्लेंटिफ एंड ए इज़ डिफेंडेंट between the same parties, but parties denotes their legal representative also, यानी कि उनके जो विधिक प्रतिनिधि हैं उनको भी लाइक सक्सेसर, उनके उत्तराधिकारी हैं जो भी है, उनको भी सेम पार्टीज माना गया है फॉर द सेम मैटर इन इशू। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द प्रीवियसली सूट instituted suit must be pending. The previous instituted suit must be pending whether the subsequent suit is brought either in the 4 points given here, 4 points हैं, either in the same court, other court in India, other court outside India, and the before the Supreme Court. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल दो वाद होने चाहिए, फर्स्ट पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती, प्रीवियसली एंड सब्सिक्वेंट, और सेकंड इज़ मैटर इन इशू जो डायरेक्टली सब्सटेंशियली दोनों में सेम होना चाहिए। द थर्ड इज़ सेम पार्टीज सेम होनी चाहिए। बट फोर्थ पॉइंट ये कहा गया है कि जो भी प्रीवियसली सूट्स है इंस्टीट्यूट किया गया है तो सब्सिक्वेंट सूट उसी के सामने लाया जाएगा, उसी के कोर्ट के सामने लाया जाएगा जहाँ पर 4 टाइप्स मेंशन किए गए हैं, उसी कोर्ट में जाएगा जहाँ पर प्रीवियसली सूट इन पेंडिंग है, या फिर अदर कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत में जो दूसरा कोर्ट है जो उसका जुरिडिक्शन है वहाँ पर जाएगा, या फिर आउटसाइड इंडिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आउटसाइड इंडिया, इसका इट मीन्स फॉरेन कोर्ट। नो, इट इज़ नॉट फॉरेन कोर्ट। Foreign court which is the defined in section 2 subsection 5. Outside India means the court is established. The court is established and continued by the central government of India. Whether the section 2 subsection 5 given the definition of foreign court which is outside the India and not established and continued by the central government of India, that will be known as foreign court. तो यहाँ पर foreign court नहीं है, ऐसा कोर्ट जो भारत से बाहर स्थापित है, जो भारत से बाहर किसी केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है या चलाया जा रहा है, तो वहाँ पर अगर ऐसा कोई सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया है तो वो भी सेम माना जाएगा। और बिफोर द सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय के सामने भी वो केस फाइल किया जा सकता है। नाउ द बट जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो हमने थर्ड पॉइंट बताया है आउटसाइड इंडिया, वो फॉरेन कोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, इसका एक्सप्लेनेशन, इसका स्पष्टीकरण ये बताता है देयर इज़ नो बार ऑन द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट, there is no bar or the power of Indian court to try a subsequent suit of the previously instituted suit is pending in a foreign court. It means अगर कोई भी ऐसा सूट है जो प्रीवियसली पेंडिंग है फॉरेन कोर्ट में, तो अगर वही सब्जेक्ट मैटर है, वही पार्टीज़ हैं और वो इंडियन कोर्ट्स में एप्लीकेबल कर उस केस को फाइल करती हैं, तो यहाँ पर उस फॉरेन कोर्ट से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा, यानी कि वो फॉरेन कोर्ट उस सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए या उसको फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए बार्ड नहीं करता, उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। ये इसका एक्सप्लेनेशन सेक्शन 10 का है। नाउ द पॉइंट्स ऑफ 5 जुरिसडिक्शन।
What is the meaning of jurisdiction? Which had already told in about our previous lecture. Jurisdiction means the power of the court to hear and accept the suit, application and appeal. तो यहाँ पे jurisdiction क्या है? The jurisdiction is previously instituted suit must have the jurisdiction which is to grant the relief claimed in the subsequent suit. यानी कि जो भी subsequent suit है उसमें जो भी relief मांगा गया है regarding to the claim, जो भी दावा है उसके according जो अनुतोष मांगा गया है, relief मांगा गया है, वही relief को jurisdiction देने का right previously suits का जो जहाँ पर वो किया गया है उस कोर्ट को होना चाहिए. It means the previous suit instituted must have the jurisdiction to grant the relief claimed in the subsequent suit. Now the sixth point is same title. According to the section 10, the same parties on the same subject matter in two or more different courts, which is the such parties must be litigating under the same title in the both suit, which have already discussed here. That is the same parties. Parties means doesn't the particular person, but it may be a their legal representative also, which may be a successor or and all that. Now the court stay the proceedings as the provisions are mandatory and no discretion left with the court. जबकि कोई jurisdiction है कोर्ट को और जो कोर्ट के पास में ये पावर है कि जो सब्सिक्वेंट सूट लाया गया है वो फर्दर प्रोसीडिंग्स में ना लाया जाए क्योंकि सेम पार्टीज़ हैं, सेम मैटर इन इश्यूज़ हैं और सेम टाइटल है. तो यहाँ पर उस कोर्ट के पास प्रीवियसली कोर्ट के पास जो सब्सिक्वेंट कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि वो स्टे प्रोसीडिंग्स दे क्योंकि दिस प्रोविजन इज मैंडेटरी विच इज़ गिवन इन अंडर सेक्शन 10. देयर इज़ नो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. यहाँ पर कोर्ट का ये विवेक अधिकार नहीं है, वो अपनी मर्जी से आर्बिट्रीनेस से ये नहीं कह सकता कि इस सूट को प्रोसीडिंग्स दिया जाए. अगर सब एसेंशियल एलिमेंट सेक्शन 10 को प्रूव कर रहे हैं तो सब्सिक्वेंट जो सूट फाइल किया गया है तो उस कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन होगा कि वो उस पर प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगाएगा. दैट इज प्रोविजन इज मैंडेटरी. नाउ this is the definitions of essential element with the essential element. Now what is the object of this section 10? Necessity we had already discussed. Now the object of this section 10, it intends to prevent multiplicity of proceedings in suit. यानी कि सूट की जो proceedings है उसको बार करता है न कि सूट इंस्टीट्यूशन को. एंड टू अवॉइड अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजन, यानी कि जो डिसीजन दिया गया है सेम पार्टीज़ का, जो सेम कोर्ट का अगर डिसीजन दिया जा रहा है तो एक ही केस पर अलग अलग डिक्री अगर पास कर दी जाती है कि दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इससे बचने के लिए सेक्शन 10 को अप्लाई किया जाता है. दैट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस section. Now the section 10 is also defined inherent power to stay. सेक्शन 10 में ये कहा गया है कि कोर्ट को अंतर्निहित शक्ति है विच इज़ गिवन इन अंडर सेक्शन 151, जो कि सीपीसी के सेक्शन 151 में दी गई है. दैट इज़ इनहेरेंट पावर टू स्टे दैट डिक्री पास्ड इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 10. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो डिक्री पास की गई है क्या वो सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावीन में है. इट इज़ द ट्रायल नॉट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सब्सिक्वेंट सूट. जो डिक्री पास की गई है वो ट्रायल बेस पर है, वो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट पे नहीं है विच इज़ बार बाय द अंडर सेक्शन ऑफ 10, यानी कि जिसको रोका गया है सेक्शन 10 से. हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी सेक्शन 10 में कहा गया है स्टे ऑफ सूट मीन्स स्टे ऑफ प्रोसीजर, नॉट टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को इंस्टीट्यूट करने से बार नहीं किया गया है, सिर्फ उसके प्रोसीजर को रोका गया है. देयर द डिक्री पास इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 10
इज़ नॉट अ नलिटी, यानी कि जो भी डिक्री पास की गई है जो सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेन में है, सपोज सब्सिक्वेंटली कोर्ट के द्वारा अगर कोई डिक्री पास कर दी जाती है तो वो डिक्री नलिटी नहीं होगी, नल एंड वाइड नहीं होगी, वो सेम कैन बी एग्जीक्यूटेड, वो उस तरह से ही एग्जीक्यूट की जाएगी जैसे कि जिसके पास में उसका जुरिस्डिक्शन था। एंड विच इज़ द फैक्ट या विच इज़ द डिसीजन इज गिवन इन अंडर दिस केस शोपत रवि वर्सेस वारक चंद, शोपत रवि वर्सेस वारक चंद एंड AIR 1919 लाहौर हाई कोर्ट। इस केस में कहा गया था कि सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेन में विरोधाभास में अगर कोई डिक्री पास कर दी जाती है तो उस डिक्री को नल एंड वॉइड नहीं माना जाएगा, उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट कराया जाएगा जैसे कि उस कोर्ट के पास पावर थी। नाउ नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकली, हम अगर सेक्शन को देखें तो प्रैक्टिकली इस सेक्शन के लिए इट अप्लाइज ऑन सिविल मैटर्स, ये सेक्शन केवल सिविल मैटर्स पर ही अप्लाई होता है। और सेकेंडली इन द केस ऑफ फूलचंद मोतीलाल वर्सेस मनहरलाल AIR 1973 पटना हाई कोर्ट, फूलचंद मोतीलाल वर्सेस मनहरलाल के केस में ये क्वेश्चन रेज किया गया whether the fundamental, what is the fundamental test for application of section 10, सेक्शन 10 के फंडामेंटल एप्लीकेशन के लिए कौन से फंडामेंटल टेस्ट है, यानी कि हम किस तरह से ये केस में डिसाइड करेंगे कि कौन सा केस इंस्टीट्यूट जो हुआ है वो स्टे किया जाना चाहिए उसकी प्रोसीडिंग्स को, ये कोर्ट कब डिसाइड करेगा, व्हाट इज़ द फंडामेंटल टेस्ट फॉर दिस एप्लीकेशन। तो पटना हाई कोर्ट हेल्ड दैट whether फाइनल डिसीजन ऑफ प्रायर सूट वुड ऑपरेट एज रेस जुडिकेटा, तो उसमें ये कहा गया कि जिस सूट का पहले जो भी डिसीजन दिया गया है वो डिसीजन अगर रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट होता है, यानी कि वो सब्सिक्वेंट सूट पर रेस जुडिकेटा की तरह एप्लीकेबल होता है, तो सेक्शन 10 इस विल बी एप्लीकेबल। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन, अगर सपोज़ दो पार्टीज़ हैं, दोनों ने केस लगाया है लेकिन नहीं पता किसका डिसीजन पहले आएगा, जैसे ही अगर स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स नहीं होती है सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होता है, बट लेकिन अगर सेक्शन 10 को कब अप्लाई किया जाएगा, जबकि वो रेस जुडिकेटा की तरह जो प्रायर डिसीजन दिया गया है उसको रेस जुडिकेटा की तरह ऑपरेट किया जाए, देन सेक्शन 10 विल बी एप्लीकेबल। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकली रिलीफ एट विच स्टेट, यानी कि कौन सी स्टेज पर रिलीफ दिया जाना चाहिए, यानी कि पता लगना चाहिए कि सेक्शन 10 किस स्टेज पर जाकर एप्लीकेबल होगा। It is held that in the case of Shri Ram Tiwari versus Bholi Devi, AIR 1994. I repeat the case, Shri Ram Tiwari versus Bholi Devi, AIR 1994. Normally, the application of under section 10 is decided after filing of written statement of defendant, but the court can invoke at any stage. यानी कि इस केस में कहा गया कि सेक्शन 10 की एप्लीकेबिलिटी, उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कब डिसाइड की जाएगी, नॉर्मल डिसाइड की जाती है कि जो डिफेंडेंट है उसका रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद में, बट ये कोर्ट की मैंडेटरी पावर है कि वो किसी भी स्टेज पर इस चीज़ को इस केस को इन्वोक कर सकता है, वो रिलीफ किसी भी स्टेज पर दे सकता है। Now this is the section 10 which is known as res sub judice, which is a matter of pending before the court, where is a two suit filed before a court between the same parties on the same subject matter. Now this lecture has been completed and we will discuss in our next lectures about section 11, which is known as res judicata. Thank you.
at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.